नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुप्रभात एमपी खबरों के साथ मैं हूं रीनू। सबसे पहले जिक्र भोपाल से बड़ी खबर का, जहां स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की स्थानांतरण नीति 2022 हुई जारी। जहां सामान्य प्रशासन विभाग की जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से है अलग। नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर न होगा। तो खबर भोपाल से है, जहां स्थानांतरण नीति जारी की गई है, छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित ना हो। तो वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की स्थानांतरण नीति और नीति 2022 जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग के जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से है अलग। नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर इसका असर ना हो, जिसके चलते ये फैसला लिया गया है कि जो भी स्थानांतरण होंगे शिक्षकों के, वो गर्मियों की छुट्टियों में होंगे, ताकि स्टूडेंट्स को परेशानी ना हो। तो शिक्षा विभाग का एक ये अहम निर्णय, जिसमें स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई है और इसमें प्रमुख तौर पर यह सामने आया है कि शिक्षकों का जो ट्रांसफर होगा वो गर्मियों की छुट्टियों में किया जाएगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई पर असर ना पड़े। और यही कारण है कि नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होंगे। तो बड़ी खबर भोपाल से, स्कूल शिक्षा विभाग ने जारी की स्थानांतरण नीति 2022 जारी की गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की जारी होने वाली स्थानांतरण नीति से है अलग। नीति के तहत शिक्षकों के स्थानांतरण हर साल गर्मियों की छुट्टियों में होंगे। छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर इसका ना पड़े, जिसके चलते नीति जारी की गई है। और सीधे रुक करेंगे, संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, देखा जा रहा है कि छात्र छात्राओं की पढ़ाई पर असर ना पड़े, इसके चलते एक नई नीति लागू की गई, स्थानांतरण नीति 2022। बिल्कुल, देखिए सरकार ने नई नीति जो ट्रांसफ़र होते हैं उनको लेकर बनाने का फैसला किया था। आमतौर पर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जो तबादले होते हैं उनके आदेश जारी होते हैं, लेकिन स्कूल शिक्षा विभाग ने अलग अपनी जो नीति है वो तैयार की है। जो नीति बन रही है ट्रांसफ़र को लेकर आमतौर से, उसके अलावा और इसके पीछे की वजह भी जो है वो बताई गई। वो वजह ये भी बताई गई कि दरअसल जब ट्रांसफ़र नीति लागू होती है तो उसके बाद में तबादलों की प्रक्रिया है, तमाम और जो विभाग हैं उनके साथ ही इस विभाग की भी तबादले की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो ऐसे में जो बच्चे हैं उनकी जो पढ़ाई है उस पर कहीं ना कहीं असर पड़ता है। इसी को देखते हुए समग्र रूप से एक अलग से स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी तबादला नीति तैयार की है और उस नीति के तहत ये तय किया गया है कि जो भी तबादले स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों के होने होंगे उनको ऐसे वक्त में किया जाएगा जब या तो जब स्कूल की छुट्टियां हो रही होंगी, यानी आमतौर पर गर्मियों में जो छुट्टियां होती हैं उस दौरान में, ताकि अगर किसी शिक्षक का तबादला किया जाता है, क्योंकि कई बार शिक्षकों के भी तबादले होते ही हैं और उस वजह से जो है पढ़ाई पर असर पड़ता है, तो गर्मियों की छुट्टियों में अगर तबादले होंगे तो फिर उससे बच्चों की जो शिक्षा है या पढ़ाई का काम है उस पर असर नहीं पड़ेगा। तो एक अलग से जो नीति है वो स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका शरद तमाम जानकारी के लिए। तो एक अलग से नीति जारी की गई है ताकि बच्चों की पढ़ाई पर इसका असर ना पड़े। ग्वालियर से बड़ी खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा। 3 दिन के ग्वालियर दौरे पर आएंगे सिंधिया, जहां कई बैठकों और कार्यक्रमों में ज्योतिरादित्य सिंधिया शिरकत करेंगे। तो खबर ग्वालियर से है, जहां 3 दिन के दौरे पर सिंधिया ग्वालियर आने वाले हैं। कई बैठकें और कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। तो ग्वालियर दौरा काफी महत्वपूर्ण बड़ी खबर है ग्वालियर से। ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा होने वाला है। कई बैठकों और कार्यक्रमों में सिंधिया शिरकत करेंगे। तो वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा, और आपको जैसा कि मालूम है कि वे खुद इस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और समय समय पर वे दौरा करते रहते हैं। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि कई विकास की जो कार्य हैं उनमें गति लाने के लिए भी उनका ये दौरा महत्वपूर्ण है। हालांकि इस 3 दिन के ग्वालियर दौरे पर सिंधिया जब आएंगे तो कई बैठकों में शामिल होने वाले हैं, कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे
और उम्मीद यही है कि जाहिर सी बात है जब भी वे ग्वालियर पहुंचते हैं तो कुछ ना कुछ एक नई चीज जरूर देखने को मिलती है, जानने को मिलती है आम जन को। तो ग्वालियर दौरे के दौरान, 3 दिन के ग्वालियर दौरे के दौरान क्या कुछ और खास होगा वो भी आपको बताएंगे। कुछ बैठकें करेंगे और कार्यक्रमों में भी शिरकत करेंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो बड़ी खबर ग्वालियर से है, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा होने वाला है। 3 दिन के ग्वालियर दौरे पर आएंगे ज्योतिरादित्य सिंधिया। कुछ दिन पहले भी वे आए थे ग्वालियर के दौरे पर, जब उन्होंने कुछ बैठकें की थी और कई बैठकों और कार्यक्रमों में एक बार फिर से शिरकत करेंगे। तो उम्मीद यही है कि विकास की योजनाएं और विकास के कार्य को गति भी इससे मिलती है। अब चूंकि उन्हीं का क्षेत्र है तो जाहिर सी बात है अगले साल चुनाव है और इसके पहले सिंधिया का ये दौरा, लगातार हो रहे ये दौरे इसलिए भी अहम हो जाते हैं क्योंकि अपने क्षेत्र में किस तरीके से मजबूती से लोगों के बीच में मौजूद रहना है, कार्यकर्ताओं को प्रेरित करना है, उन पर उनके अंदर जोश भरना है ताकि वो आम जन से जुड़े रहें और इसका सीधे तौर पर फायदा कहीं ना कहीं अगले साल 2023 में देखने को मिलता है। तो आप ये देखिए कि अभी से कसावट लाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। कई वो परेशानियां जिनसे ग्रामीण क्षेत्र के लोग लंबे समय से परेशान हैं, उन क्षेत्रों में क्या दिक्कतें हैं, कैसी परेशानियां हैं, व्यवस्थित करने की बात कही जाती है। एक बार फिर से सीधे रुख करेंगे, ग्वालियर से संवाददाता सुशील जुड़ गए हैं। सुशील, ज्योतिरादित्य सिंधिया का ग्वालियर दौरा है और हम देख पा रहे हैं कि कुछ दिन पहले भी वे ग्वालियर आए थे। क्या कुछ खास उद्देश्य इस दौरे का? बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का 3 दिवसीय ग्वालियर दौरा है। आज दोपहर 3 बजे के करीब वो ग्वालियर एयरपोर्ट आएंगे और यहाँ से उनके कार्यक्रम शुरू होंगे। आज वो 2 जो समाजों की बैठक में शामिल होंगे, अनुसूचित जाति समाज की बैठक है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा पाल बघेल समाज की एक बैठक है और सम्मान समारोह है उसमें शामिल होंगे। उसके अलावा वो शाम को कार्यकर्ताओं से भी मिलेंगे। कल दिन भर उनका कार्यक्रम ग्रामीण अंचल का रहेगा। भीतरवार सहित अन्य इलाकों में वो जाएंगे और वहाँ पर जो कार्यक्रम है उन कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इसके अलावा लाखेश्वरी माता मंदिर में दर्शन करने के लिए भी जाएंगे और पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ भी वो ग्रामीण इलाकों में बैठक करेंगे। तीसरे दिन 12 सितंबर को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर में पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, यहाँ रूबरू होंगे कार्यकर्ताओं से। इसके अलावा जो अभी भारतीय जनता पार्टी के निर्वाचित सदस्य हुए हैं नगर पालिकाओं और इसके अलावा नगर निगम के, उन कार्यकर्ताओं के साथ, उन जनप्रतिनिधियों के साथ वो बैठक करेंगे और सम्मान करेंगे। साथ ही उनके साथ सिंधिया का भोजन भी होगा। और इसके अलावा आने वाले 15 सितंबर को जो एलिवेटेड रोड का भूमि पूजन होगा जिसमें नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री और सीएम शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे, उस कार्यक्रम के बारे में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया यहाँ आवश्यक बैठक लेंगे और दिशा निर्देश देंगे। तो निश्चित तौर पर 3 दिन का जो ज्योतिरादित्य सिंधिया का दौरा है वो कहीं ना कहीं कार्यक्रमों और जो आने वाले कार्यक्रम हैं उनके मंथन को लेकर रहेगा। निश्चित तौर पर ग्वालियर चंबल अंचल में 2023 की तैयारियों में बीजेपी जुटी है। इसी के चलते कई सौगातें जो है वो खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया भी देंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आएंगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान रहेंगे 15 सितंबर को। इसके अलावा एक बड़ा इवेंट 17 सितंबर को होगा जब पीएम मोदी खुद श्योपुर के कूनो नेशनल पार्क आएंगे और 8 अफ्रीकी चीतों को उस दिन श्योपुर के कूनो पार्क में छोड़ा जाएगा। तो निश्चित तौर पर बड़ी तैयारियां हैं और सिंधिया का दौरा जो है इस तैयारियों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका ग्वालियर सुशील तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कि ग्वालियर का दौरा कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है, जैसा कि सुशील बता रहे हैं। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे भोपाल से बड़ी खबर की। कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ की आज अहम बैठक होगी। कांग्रेस मुख्यालय में होगा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, पीसीसी चीफ कमलनाथ होंगे शामिल। तो खबर भोपाल से है, जहां कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ की आज अहम बैठक होनी है। कांग्रेस मुख्यालय में होगा प्रदेश स्तरीय सम्मेलन, पीसीसी चीफ कमलनाथ इस सम्मेलन में शामिल होंगे। तो कांग्रेस के परिवहन प्रकोष्ठ की आज अहम बैठक होने वाली है। कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश स्तरीय सम्मेलन होगा और इस सम्मेलन में
पीसीसी चीफ कमलनाथ शामिल होंगे। हमेशा अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया का एक और बयान सामने आया। गुना के बमोरी क्षेत्र में पंचायत मंत्री महेंद्र सिसोदिया ने चौपाल के दौरान प्रशासन को खुली चुनौती दे डाली और कहा कि अगर पकड़ना है तो उन माफिया को पकड़ो जो हजार बीघा जमीन पर फॉर्म बनाकर बैठे हैं। इन गरीबों को क्यों पकड़ते हो? साथ ही उन्होंने अधिकारियों को चेतावनी दी कि अगर आप गरीबों को पकड़ेंगे तो संजू भैया सबसे आगे रहेगा। फिर मत बोलना कि पहले भी यही हुआ था। कार्यक्रम यहाँ पर अरेंज किया। चला कोई गरीब महिलाएं अगर कर रही है तो क्या फर्क पड़ना है? अरे पकड़ना है तो माफियों को पकड़ो ना। 700 हजार बीघा के फार्म जिनने बनाए हुए हैं, इन गरीबों को क्या पकड़ोगे? और इन गरीबों को पकड़ोगे तो भैया पर संजू भैया सबसे पहले खड़ा होगा आगे। पहले मत बोलना तो ठीक है कि नहीं? पहले भी यही हुआ था। तो सबको मदद करनी है और ये पुलिस को भी मैं हिदायत दूंगा, एसपी साहब, ये इनके जो प्रकरण है इसको निपटाइए और निपटा के। प्रदेश सरकार के मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया और हरियाणा के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बाबा महाकाल के दर्शन करने पहुंचे, जहां सभी ने गर्भगृह में बाबा का दर्शन कर लाभ लिया और नंदी हॉल में भगवान भोलेनाथ का जाप किया। साथ ही मंदिर के महंत से भी आशीर्वाद लिया और इस दौरान मंदिर समिति ने मंत्री और हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत किया। तो वहीं दर्शन के बाद मीडिया से चर्चा करने के दौरान कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी जी अपना संगठन पहले जोड़े, कांग्रेस जोड़े, सुनता कौन है? भारत जोड़े। कमलनाथ मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री महोदय उस भारत जोड़ो यात्रा में गए नहीं हैं। दिग्विजय सिंह जी उसको नेतृत्व कर जो समाज तोड़ रहे हैं, पार्टी तोड़ रहे हैं, सब लोग छोड़ के भाग गए हैं। तो ऐसे ही एक नाटक नौटंकी है, कोई गंभीरता से लेता नहीं है। अगली खबर का रुख करेंगे, बात करेंगे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष गौरीशंकर बिसेन का वीडियो वायरल हो रहा है। यह वीडियो 5 सितंबर के दिन बाराघाट में मुख्यमंत्री और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के आने के समय का बताया जा रहा है। वीडियो में गौरीशंकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के सामने अपनी बेटी मौसम हरिन खेड़े को भावी विधायक बताते हुए 2023 का चुनाव नहीं लड़ रहा हूं कहते नजर आ रहे हैं और नरोत्तम मिश्रा से आशीर्वाद देने के लिए कहते दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अरे अपने भाई मेरे से मिलो। अरे आशीर्वाद दे दे। मैंने लड़ रहा। भोपाल राजधानी में साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन को लेकर हाई लेवल बैठक होने वाली है, जिसमें देश के सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के स्टेट और सेंट्रल एजेंसियों के 6000 अफसर बैठक में शामिल होंगे। प्रशासन अकादमी में 10 दिवसीय साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन समिट 2022 12 सितंबर से होगी शुरू। तो वहीं देश भर से 200 से ज्यादा अधिकारी भोपाल आएंगे और बाकी ऑनलाइन समिट में हिस्सा लेंगे। साथ ही कई प्राइवेट एक्सपर्ट सेशन लेंगे। समिट में डाटा प्राइवेसी, स्पूफ कॉलिंग, ड्रोन टेक्नोलॉजी, मैटर्स रिलेटेड टू .voip, VPN, एंटी ड्रोन, डिजिटल फॉरेंसिक, लोन ऐप, क्रिप्टोकरेंसी, हैकिंग अंडर स्टेट कोऑर्डिनेशन, डार्क वेब, न्यू टेक्नोलॉजी, इंटरनेशनल क्राइम, वुमेन एंड चाइल्ड क्राइम आदि विषयों पर चर्चा होगी। इस समिट में सेंट्रल एजेंसी, NIA, CBI, IBIT समेत कई एजेंसियां शामिल होंगे। स्टेट साइबर पुलिस मिशन साइबर वर्ल्ड के तहत कर रही है समिट। इस समिट से प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर के अधिकारी कर्मचारियों को नॉलेज शेयरिंग, टेक्नोलॉजी, कोऑर्डिनेशन, इन्वेस्टिगेशन, इंटेलिजेंस, थॉट लीडरशिप, क्राइम कंट्रोल, पीड़ित की मदद करने के लिए टिप्स मिलेंगे। साइबर क्राइम और उसके इन्वेस्टिगेशन को लेके बड़ा मंथन किया जाएगा। सर, किस तरीके की पूरी प्लानिंग है और आखिरकार इसका मकसद क्या है? भोपाल में मध्य प्रदेश पुलिस के द्वारा अपने साथियों यूनिसेफ आदि के साथ मिलकर एक साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन इंटेलिजेंस समिट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। पूरे भारतवर्ष में समस्त राज्यों ने और समस्त यूनियन टेरिटरीज़ ने एक्सेप्ट लक्षद्वीप करीब 6000 लोगों ने पार्टिसिपेट इसमें करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। और इसमें जो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि हम जितने भी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग हैं, पुलिस के हों, CBI के हों, IB के हों, आदि 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 सभी, और जो हमारे प्रोसिक्यूशन से संबंधित लोग हैं, हमारी जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं,
उन सब का नॉलेज अपग्रेड हो, स्किल अपग्रेड हो, जिससे कि जब भी कभी अपराध होता है और कोर्ट तक जाता है तो जितने भी इससे संबंधित एजेंसीज़ हैं वो सब अपने आप को कॉन्फिडेंट समझें, और जब नॉलेज बढ़ता है तो कॉन्फिडेंस आता है और लोगों को अल्टीमेटली राहत मिलती है। तो हमारा ये पूरा नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म है और पूरे भारतवर्ष से समस्त एजेंसीज़ ने अपना पार्टिसिपेशन इसमें किया है। इसमें जो हमारे सेशंस लेने वाले स्पीकर्स हैं उसमें यूएसए से हैं, यूनाइटेड किंगडम से हैं, इंटरपोल से, सिंगापुर से हैं, यूनिसेफ से हैं, कुछ एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के हैं। इस तरीके से हमारे समस्त सेशंस चलेंगे। सर ये सेशंस होंगे उस दौरान क्या इसकी कुछ समरी निकल के आएगी, कुछ कंक्लूजन निकाला जाएगा? क्योंकि मध्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश में इस समय साइबर क्राइम एक बड़ी चुनौती पुलिस के लिए बना हुआ है। देखिए, जिन टॉपिक्स पे हम सेशंस हमारे होंगे वो आज की दुनिया के साइबर क्राइम से संबंधित सारे टॉपिक्स हैं। उसमें पूरे देश भर में साइबर क्राइम को कंट्रोल किया जाए और जो आम जनता है उसको राहत देने का काम किया जाए। कैमरामैन संजय नामदेव के साथ मनोज राठौर, न्यूज़ 18 भोपाल। आयुष्मान समन्वयक को जूते से पीटने का मामला सामने आया है, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। जिला अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पर जूते से पीटने का आरोप है। वहीं पीड़ित ने कार्रवाई नहीं हुई तो आत्मदाह करने की बात कही है। मारपीट का वीडियो 8 सितंबर का बताया जा रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर ने बचाव में कहा है कि गाली दी, जिससे गुस्सा होकर मैंने मारपीट की। हालांकि पुलिस ने दोनों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। अब बात सिवनी की, जहां संजय सरोवर डैम से पानी छोड़े जाने की वजह से वैनगंगा नदी का जलस्तर बढ़ गया। अचानक नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण एक टापू पर 3 चरवाहे फंस गए। ग्रामीणों की सूचना पर जिला प्रशासन और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची, जिसके बाद होमगार्ड और एनडीआरएफ ने चरवाहे को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। फिर तीनों को टापू से सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। अपने बैलों को चराने जंगल गए थे। भीमगढ़ बांध का पानी छोड़ने के कारण मार्ग अवरुद्ध हो गया था और वो वहीं जंगल में फंस गए थे। शासन, प्रशासन और पुलिस को सूचना मिलने पर सभी लोग एसडीएम साहब, एसडीओपी साहब और थाना प्रभारी वहाँ तैराक लेकर पहुँचे और उनको रेस्क्यू करके बाहर निकाला है। अब बात ग्वालियर की, जहां चेन स्नैचिंग मामले में पुलिस को कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आपको बता दें कि 5 सितंबर को एक शिक्षिका के साथ चेन स्नैचिंग की वारदात हुई थी और पूरी घटना पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही लूट का सामान भी बरामद कर लिया गया है। 2 दिन पूर्व होटल फूलबाग के सामने, होटल के सामने से एक महिला की चेन स्नैचिंग हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति बाइक पे आके पीछे से उस चेन खींच के जाता दिख रहा था। इस पर पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई करते हुए आगे की सीसीटीवी देखते हुए और पूरा उसको ट्रैक किया और इसमें आरोपी मैं बाइक और मैं चेन के गिरफ्तार हो चुका है। देवास में पीडीएस के राशन की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है और आपको बता दें कि 2 दिन पहले पूर्व डांगरा खेड़ा के ग्रामीण सरकारी राशन दुकान से राशन की कालाबाजारी को लेकर प्रदर्शन किए थे और कलेक्टर से दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। ग्रामीणों का कहना था कि उनके गांव की सरकारी राशन दुकान की सामान खुले बाजार में बेची जा रही है और इसी शिकायत के बाद प्रशासन एक्शन में आया और कालाबाजारी करने वाले दुकानदारों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। हम देवास कलेक्टर कार्यालय में आए हैं और जो हमारे को राशन मिलना चाहिए वो राशन नहीं मिल रहा है, मतलब आधा अनाज मिल रहा है। और जैसे कि हमको ट्राली सेट कार आए और मतलब ट्राली भर के अनाज सेल्समैन के द्वारा बेची जा रही थी। किसी पे कोई कार्रवाई नहीं? किसी पर भी कार्रवाई अभी शुरू नहीं की गई है। कितना समय हो चुका उस बात को? 8 दिन हो चुका। 8 दिन हो चुके हैं। और चलिए अब देखेंगे 25 सेकंड